It is our privilege to welcome amongst us Shri Bhujang Ram Rao Bobade ji, the resource person of the session and director, Heritage Foundation, an organization offering guidance and hands-on support for historic building conservation and revitalizing cultural spaces. Shri Bhujang Ram Rao Bobade ji is renowned name in the field of museum studies. He is the director of Heritage Foundation India, USA, Thailand, and South Korea. Apart from having more than 18 years of experience of teaching and administration in museum works, he has been a member of various national and international museum associations and councils. There are 23 books and 3 encyclopedias credited to his name, among which 14 books are prescribed in the syllabus and 15 selected as reference books for different colleges and universities. His contribution as member of Academic Council and Board of Studies for various national bodies, central and state universities is a matter of pride. Sir, on behalf of the family of Government College Banarsa, I extend my welcome to you. Dear students, museums are living repositories of history, culture, art, and scientific knowledge, preserving the heritage and culture of a civilization. In today's fast paced world, museum studies will help us to connect with our cultural roots. Such a study is new to all of us, but surely it will nurture a sense of responsibility towards preserving valuable artifacts. It may also open doors to new career paths for many of the students present here. In order to highlight the relevance of the study and to formally welcome our resource person, Shri Bhujang Ram Rao Bobade ji, I now invite Principal Dr. Urseem Lataji for her kind words of wisdom. Over to you, ma'am. प्रणाम सभी विद्यार्थियों को और धन्यवाद चारू को कि आपने बहुत विस्तार से बोबड़े जी के बारे में जानकारी रखी। मैं संपूर्ण परिवार की तरफ से पूरे महाविद्यालय परिवार की ओर से बोबड़े जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ आपको यहाँ अपने बीच में देखकर। तो मैं थोड़ा सा बच्चों को ये बता देना चाहती हूँ कि आपने विस्तार में सुना अभी डॉक्टर चारू वालिया ने विस्तृत जानकारी दी हमारे स्रोतविद के बारे में। मैं अपनी पर्सनल कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहूंगी कि जब हमारा ये कोविड का समय चल रहा था, मैं कहूंगी कि बाय चांस मुझे नहीं मालूम कैसे मुझे एक मेल मिली और उससे मुझे पता चला कि ऐसे म्यूजियम पे एक कोर्स हो रहा है म्यूजियम स्टडीज पे, और मेरा अपना भी इंटरेस्ट थोड़ा उसमें था तो मैंने उसको ज्वाइन किया। बस एक जिज्ञासा बस सिर्फ, परंतु वो 6-7 डेज का जो कोर्स था मैंने ये देखा कि भुजंग बोबड़े जी सिर्फ एक अच्छे स्रोतविद नहीं है, एक बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग भी है। मैंने बहुत सारी बातें इनसे सीखी। गांधी को लेकर के जो मैं सोचती थी उसको मैंने प्रतिरूप के रूप में देखा बोबड़े जी में, इसलिए मुझे लगा कि इनके साथ और भी कोर्स किए जाने चाहिए। और मैंने लगभग 8 या 10 कोर्सेज इनके साथ किए, जिसमें आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग था, म्यूजियम हेरिटेज पे था, जापानीज लैंग्वेज का एक कोर्स था। इसके अलावा मुझे लगता है वो जो अपना मैं अभी भूल रही हूँ उसका, कुछ आर्ट की कुछ और भी थे जिसमें हम जैसे सुलेख हम हिंदी में कहते हैं, उसको अब मैं भूल रही हूँ नाम, इंग्लिश में नाम दिमाग से निकल गया। तो वो कोर्स भी मैंने इनके साथ किया। तो मैंने इतने सारे कोर्स किए और इतना कुछ सीखा और मुझे ये पता चला कि सीरियसली अगर कोर्स करवाए जा रहे हैं और उसका कुछ ना कुछ वो हमसे लेते हुए उसके बाद हमारे असाइनमेंट्स लेते हैं, उससे ये पता लगता रहता है कि आप देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। तो इतना सीरियसली जो ये हो रहा था उससे मैं लगातार इनके साथ जुड़ी हुई हूँ। उसके बाद हमें एक मौका मिला, हम गवर्नमेंट कॉलेज कुल्लू में हमने एक कोर्स फिर किया। वो हमारा 30 आवर्स कोर्स था जो भारतीय साहित्य और कला की विरासत नाम से हम लोगों ने किया मिलकर के। और उसमें बहुत सारे स्रोतविद थे
उसके अलावा बोबड़े जी की जो हमें हेल्प रही उसमें, उनके माध्यम से कितने सारे लोगों से हमको जुड़ने का मौका मिला। वो 30 घंटों का एक कोर्स था और वो लगभग अक्टूबर से चल करके दिसंबर पूरा हमारा उसमें निकल गया था। तो बहुत ही मतलब हमने सीखा उसमें। हमारे बच्चे, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो उस कोर्स में जुड़े थे, वो आज तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो ये इसका कैसा लाभ होता है बच्चों को आपको आने वाले समय में पता चलेगा। इसलिए आप लोग इसको सीरियसली देखें, समझें और ये देखें कि कैसे आप इसको अपने व्यवसाय से भी जोड़ सकते हैं आने वाले समय में। आप अपने रोजगार से भी जोड़ सकते हैं आने वाले समय में। और कुछ नहीं तो आप एक विरासत जो हमारी जो धीरे धीरे खत्म हो रही है, उसको भी बचाने का काम कर सकते हैं। और वो युवाओं के ऊपर इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो मैं ये कहूंगी कि आज हमारे बीच में जो स्रोतविद हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट किया कि वो हिंदी में कहें ताकि अधिक बच्चों तक हमारी बात पहुंच सके। तो सभी विद्यार्थी इस बात का लाभ उठाएं। और मैं एक बार फिर बहुत बहुत आभारी हूं और बहुत बहुत धन्यवाद भी हूं बोबड़े जी की, कि उन्होंने हमारे बीच में आना और हमारे साथ जो MOU है उसको साइन करना जो है स्वीकार किया। धन्यवाद बोबड़े जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं जरा समय आपके बीच में नहीं रहूंगी ताकि जल्दी ये कोर्स शुरू हो जाए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत आभार आदरणीय लता दीदी, चारू दीदी और बाकी सभी बच्चों का। मेरी आवाज आप सभी तक अच्छे से सुनाई दे रही है? कोई दिक्कत है? पीछे बैठे हुए जो बच्चे हैं, सभी को आवाज सुनाई दे रही है ठीक से? क्योंकि मुझे पता नहीं वहां साउंड की क्या व्यवस्था है। Yes, sir, you are audible. ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। मैं सभी बच्चों से पहले विनम्र प्रार्थना करता हूँ, हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज कीप योर पेन एंड नोटबुक विथ यू। आप अपना पेन और नोटबुक साथ में रखिएगा, क्योंकि आपको नोट्स लेना कंपलसरी है। ये हम कोर्सेज जो चलाते हैं उसके नोट्स लेना सभी के लिए कंपलसरी है, वो चाहे कोई भी रहे। मेरे लिए तो सभी छात्र है, क्योंकि मेरे सामने नेशनल म्यूजियम के रजिस्ट्रार हमारे डॉक्टर प्रद्युम्न शर्मा जी रहे, हमारी टूरिज्म डिपार्टमेंट के डायरेक्टर डॉक्टर मशांता रमानी रही, राष्ट्रपति भवन म्यूजियम के प्रमुख उत्कर्ष श्रीवास्तव, प्रधानमंत्री संग्रहालय की विनीता वल्लरी, अभी दीदी ने जैसे कहा उन्होंने भी हमारे साथ 8 कोर्स किए हैं। सभी के लिए ये कंपलसरी है कि नोट्स लिखना ही चाहिए। अगर आपके नोट्स हमारे साथ शेयर नहीं होंगे, साझा नहीं होंगे, तो आपको ये क्रेडिट जो है वो नहीं मिलेंगे, आपका फाइनल रिजल्ट नहीं आएगा। ये कंपलसरी याद रखिएगा। क्योंकि मैं ये इसलिए अभी पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि जो अभी अवेलेबल नहीं है वो आपके फ्रेंड्स, उनको भी जरूर बताइएगा। नोट्स सारे सेशन के लिखना कंपलसरी है। अगर आपके नोट्स नहीं मिलेंगे, हम सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं करेंगे और आपको लास्ट में जो है आपका फाइनल रिजल्ट नहीं मिलेगा। सो हम्बल रिक्वेस्ट, विनम्र प्रार्थना है, कृपया पेन और नोटबुक ले लीजिएगा। अभी हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। मैं प्रेजेंटेशन की शुरुआत करता हूं ताकि आप सभी को समझने के लिए आसान हो जाए। मैं सारी बात जो है हिंदी में रखूंगा, आपके सामने स्क्रीन पर अंग्रेजी में दिखाई देगा, मगर फिर भी आपको अगर स्टडी मटेरियल, रीडिंग मटेरियल चाहिए तो वो मैं हिंदी में प्रोवाइड करूंगा, उसको भी आप जरूर देख लेना है, पढ़ना है, वो आपके लिए यूजफुल रहेगा। सभी को दिखाई दे रहा है? कोई ऑन करके, साउंड ऑन करके बताए। मैडम, चारू मैडम या कोई, प्रेजेंटेशन दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। ठीक है, ठीक है। वैसे हमारे कोर्स का नाम है म्यूजियम स्टडीज एंड एक्सप्लोरेशन। तो हम शुरुआत करते हैं कि एक संग्रहालय क्या होता है। पहली बार जब हम संग्रहालय के बारे में सोचते हैं, संग्रहालय, वस्तु संग्रहालय, अलग अलग शब्द है, म्यूजियम, यानी एक ही इसके लिए अलग अलग शब्द प्रयोग किए जाते हैं, बट इट्स नॉट अ कलेक्शन। प्लीज रिमेंबर डिफरेंस बिटवीन कलेक्शन एंड म्यूजियम क्या है। आपके पास कुछ चीजें आपने कलेक्ट करके रखी हुई है अपने घर में, और एक म्यूजियम क्या है, संग्रहालय क्या है, उसमें डिफरेंस है। इसको समझेंगे। जैसे कुछ पिक्चर्स को, फोटोग्राफ्स को हम किसी हॉल में लगा लेते हैं और बच्चों के सामने कुछ बात भी कर लेते हैं, तो क्या ये एक संग्रहालय हो सकता है? इज इट सो सिंपल? क्या ये इतना सहज है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं उसमें क्या फर्क पड़ता है? संग्रहालय बनाना माने क्या? कुछ फोटोग्राफ्स प्रिंट करके लाएंगे, कमरे में लगा देंगे, कुछ जानकारी लिख देंगे, हो गया। ऐसे संग्रहालय होता है क्या? और इज इट सो कॉम्प्लिकेटेड, क्रिटिकल? इतना मुश्किल है क्या? ये क्या बनाया है, कुछ पता चल रहा है क्या? जो आर्किटेक्ट के बच्चे होंगे उनको इसके बारे में शायद कुछ पता होगा, बट बाकियों के लिए ये समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये क्या है? ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड है क्या? ट्रेडिशनल वे अच्छा है, यानी हम परंपरागत रूप से कमरों में जो भी लगाते हैं, अलग अलग जगह जो ब्यूटिफिकेशन करते हैं, ये पारंपरिक रूप, हमारा ट्रेडिशनल रूप जो है वो अच्छा है,
या नया जो टेक्नोलॉजी आजकल हम यूज कर रहे हैं उसमें काफी सारी हम बातें बोलते हैं, जैसे कियोस्क टेक्नोलॉजी। ये क्या होता है कियोस्क टेक्नोलॉजी? क्या आपको पता है? टचलेस गेस्चर्स, AR VR, ऐसे आजकल हम प्रयोग करते हैं, शब्द प्रयोग करते हैं। अभी तो AI आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो यह नया टेक्नोलॉजी के साथ करना बेहतर है, कौन सा अच्छा रहेगा, पारंपरिक रूप से या इससे रूप से? सो ये अलग अलग स्केचेस, ये डिजाइन, कागज पर ऐसा बनाना, इसी को लेकर के मेरी पहली किताब मैंने लिखी थी अपने जीवन में, मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी एंड म्यूजियोलॉजी। मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी, व्हाई मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी इज इंपॉर्टेंट विद द म्यूजियोलॉजी? हस्तलिखित शास्त्र, ग्रंथ जो होते हैं ना हमारे पुराने, उसको बोलते हैं हस्तलिखित शास्त्र, पांडुलिपि विज्ञान और संग्रहालय विज्ञान। सो म्यूजियोलॉजी, व्हाट इज अ म्यूजियम? म्यूजियम इज व्हाट? द विजुअलाइजेशन ऑफ द कंटेंट। जो जानकारी होती है उसका रूप जो है, दृश्य रूप जो होता है, वो संग्रहालय होता है। मैं ये बहुत सरल शब्दों में बता रहा हूं। यानी हम जो भी सुनते हैं कंटेंट, व्हाट एवर भी कंटेंट जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, ये सभी जो है उसको विजुअलाइज करना। विजुअलाइज इन व्हाट टर्म्स? सो मेनी मीडियम्स आर देयर। हम आगे देखेंगे किस तरह के कितने मीडियम होते हैं। सो इन दोनों को जोड़ करके एक किताब मैंने लिखी थी। ये मेरी पहली किताब थी अपने जीवन की। ये मेरी 5वीं किताब है, म्यूजियम्स एंड आर्काइव्स, गाइड फॉर प्रिजर्वेशन एंड फ्यूमिगेशन। म्यूजियम्स एंड आर्काइव्स, डिजिटल नेटवर्किंग, ये मेरी 7वीं किताब थी। म्यूजियम आर्कियोलॉजी एंड कल्चर, ये 11वीं किताब थी। म्यूजियम्स न्यू ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी, ये मेरी 19वीं किताब थी। उसके बाद एनसाइक्लोपीडिया ऑफ म्यूजियम्स, आर्काइव्स एंड आर्कियोलॉजी, ये 10 खंडों में है एनसाइक्लोपीडिया, जो मेरी 21वीं किताब थी। इसके बाद मैंने जो है और एक 24th बुक जो मेरी पब्लिश हुई वो है म्यूजियम आर्किटेक्चर, अभी रिसेंटली पब्लिश हुई है। इसके बाद भी और 2 किताबें मेरे हाथ में अभी आना बाकी है, जो पूरी हुई है बट अभी हाथ में आना बाकी है। सो म्यूजियम एंड एजुकेशन वगैरह ऐसी किताबें हमने लिखी है। ये सभी को लेकर के हम आगे अपने जीवन को थोड़ा सा समझते हुए, आसपास के संग्रहालयों को समझते हुए थोड़ा आगे बढ़ेंगे, ठीक है? एक संग्रहालय जनरली कैसा होता है? दिस इज अ जनरल लुक। एक आम तौर पर किसी संग्रहालय में जाते हैं तो हमें संग्रहालय ऐसे दिखाई देता है, माने क्या, दीवारों पर कुछ इस तरह से कुछ लगा हुआ कुछ फ्रेम्स है, वो पेंटिंग के भी हो सकते हैं, फोटोज हो सकते हैं। कमरे में रखा हुआ एक हॉरिजेंटल शोकेस है, इसको हम बोलते हैं हॉरिजेंटल शोकेस, क्योंकि ये ऐसा टेबल पर रखा हुआ है ना, इसलिए। ये इस तरफ में, ये पीछे में एक वर्टिकल शोकेस भी ऊपर में रखा हुआ कुछ ऐसा भी दिखाई देता है। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस ऑल थिंग्स। कुछ ऐसे भी वर्टिकल पैनल्स बोलते हैं इसको, पैनल्स। सो पैनल के ऊपर भी जो है, जैसे दीवार को छोड़ करके जो ये चीज लगाई हुई है इस तरह से, इसको वर्टिकल पैनल ऐसा हम कहेंगे। अब इसके ऊपर क्या है कि हम कुछ फोटोग्राफ्स, कुछ पेंटिंग्स ऐसे लगा सकते हैं। हियर आर फ्यू मोर, यहाँ पर कुछ और है, बट इसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है ना। ये इसको फिक्स्ड नहीं किया हुआ है, इसको हम तुरंत मूव कर सकते हैं। इसको यहाँ पर थोड़ा फिक्स्ड किया हुआ है, बट फिक्स्ड क्या है, सिर्फ ये जो आप देख रहे हैं, ये लोहे की सलाखों जैसा आपको जो दिख रहा है, ये फिक्स्ड है, बट दिस इज मूवेबल। उसके ऊपर लगा हुआ जो आर्टिफैक्ट है या पेंटिंग है, जो फोटोज है, उसको हम इजीली मूव कर सकते हैं। जरूरत पड़ी तो ये कंप्लीट फ्रेम जो दिख रहा है उसके पीछे वाला, इसको भी हम मूव कर सकते हैं। सो ये आजकल नया लुक संग्रहालयों का बनते जा रहा है। लाइक दिस इज लाइक अ आर्ट गैलरी एंड म्यूजियम, लाइक दैट। सो अभी हम चलते हैं डेफिनेशंस की ओर। संग्रहालय और संग्रहालय शास्त्र की व्याख्याएं जो है अलग अलग, मैंने मेरी व्याख्या आपको सिंपल शब्दों में बता दी कि म्यूजियम इज व्हाट? द विजुअलाइजेशन ऑफ कंटेंट। इट इज द विजुअलाइजेशन ऑफ कंटेंट, कंटेंट इन टर्म्स ऑफ ऑल, जो हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं। संग्रहालय हमारे कंटेंट का जो उसका दृश्यमान रूप है। ओके, सो अभी जेम्स स्मिथसन इन्होंने एक डेफिनेशन किया है, एस्टैब्लिश एन इंस्टीट्यूशन फॉर द इंक्रीज एंड डिफ्यूजन ऑफ नॉलेज। ज्ञान का जो है बढ़ावा होने के लिए, और उसका जो है डिफ्यूजन माने एक तरह का समझदारी निर्माण होने, समझ होने के लिए। सो ज्ञान में बढ़ोतरी और समझदारी बढ़े, इसके लिए बनाया हुआ एक संस्थान माने संग्रहालय है। ये जेम्स स्मिथसन उन्होंने किया था, जो स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन के फाउंडर है 1829। आज की तारीख में वर्तमान में विश्व के सबसे बड़े म्यूजियम्स जो है वो स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशंस के है। ये याद रखिएगा, वर्ल्ड के सबसे बड़े म्यूजियम्स ये स्मिथसोनियन उनके है। एनसाइक्लोपीडिक म्यूजियम ऐसा हम उनको बोलते हैं, देखेंगे आगे, उसके बारे में भी जानकारी लेंगे।
बट ये याद रखना, ये स्मिथसोनियन उन्होंने किया हुआ एक डेफिनेशन है, एस्टैब्लिश एन इंस्टीट्यूशन फॉर द इंक्रीज, ज्ञान में बढ़ोतरी और समझदारी बढ़ने के लिए बनाए हुए संस्थान माने संग्रहालय है। प्राचीन काल से लेकर मध्य काल तक के सभी लिटरेचर में हमें दिखाई देता है अलग अलग शब्द, आलेख्य गृह, विथि, चित्रशाला, ऐसे शब्द प्रयोग आते हैं। माने क्या, ये अलग अलग तरह के जो पेंटिंग्स है या स्कल्पचर, जो मूर्तियां हैं, टेराकोटा से बने हुए कुछ आर्टिफैक्ट्स है, इनको संग्रहित करने वाले जगह, इसके लिए ये शब्द प्रयोग किए हैं। आलेख्य गृह, विथि, चित्रशाला, ऐसे शब्द प्रयोग किए हुए हैं। अब म्यूजियम ये शब्द कहाँ से आया एग्जैक्टली, तो फिनलैंड पौला ने जो डेफिनेशन किया उसमें उन्होंने बताया है, उनकी किताब भी है। तो ये शब्द आया हुआ है ग्रीक वर्ड म्यूजियस। ये म्यूजियस क्या है, ग्रीक में म्यूजियस यानी कलाओं की देवता। सो कलाओं की देवता, जैसे हमारे यहाँ पर जो है शारदा सरस्वती को बोला जाता है, गणेश जी को बोला जाता है, तो उस तरह से कलाओं के देवता, अलग अलग कलाओं के देवता। तो म्यूजियस, उससे ये शब्द म्यूजियम आया है, ऐसा कहा गया है। तो उनकी किताब कौन सी है, क्या है, वो हमने यहाँ पर दिया हुआ है, रेफरेंस आपको पता चले इसके लिए। अभी यहाँ ये म्यूजियस के बारे में एक चित्र यहाँ पर दिया हुआ है, 2nd सेंचुरी एडी का ये चित्र यहाँ है। ये म्यूजिया नाम से एक म्यूजियम का भी ये दिया है। अब यहाँ देखते हैं एडवर्ड पॉर्टर अलेक्जेंडर, जिन्होंने एक डेफिनेशन किया था, एक ऐसा संस्थान जहां पर चीजों के बारे में केयर किया जाता है, कंजर्व, उनका केयर किया जाता है, ध्यान दिया जाता है, उनको प्रिजर्वेशन किया जाता है। कलेक्शन ऑफ आर्टिफैक्ट्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स ऑफ, ये कौन सी चीजें, कोई भी चीजें जो अपने घर में इधर उधर पड़ी हुई है ऐसी चीजें नहीं, ऐसी चीजें जो आर्टिस्टिक, कल्चरल, हिस्टोरिकल और साइंटिफिक इंपॉर्टेंस है, यानी कला के लिए, संस्कृति के लिए, धरोहर, इतिहास के लिए और हमारे वैज्ञानिक जो है उसके महत्व में जो उपयोगी चीजें है, ऐसे चीजों का संकलन। अभी मेनी पब्लिक म्यूजियम्स मेक दीज आइटम्स अवेलेबल फॉर पब्लिक विविंग थ्रू एग्जिबिट्स दैट मे बी परमानेंट और टेम्पररी। अभी काफी सारे ऐसे संग्रहालय की जो लोगों के देखने के लिए, उनको देखने के लिए मिले, ऐसे परमानेंट और टेम्पररी एग्जीबिशंस करते हैं। अब इसमें जो परमानेंट एग्जिबिट वर्ड आता है वो म्यूजियम है, ये याद रखिए। टेम्पररी जो होता है वो एग्जीबिशन है, बट परमानेंट एग्जीबिशन कैन कॉल्ड एज अ म्यूजियम। अब संग्रहालय और संग्रह, इसमें क्या फर्क है, कलेक्शन एंड म्यूजियम क्या डिफरेंस है। कलेक्शन यू कैन कीप एनीवेयर, आप अपने घर में कपबोर्ड में या कहीं पर भी किसी पेटी में, बॉक्स में डाल करके कहीं भी आप अपना संग्रह रख सकते हैं कलेक्शन को, बट म्यूजियम में ऐसा नहीं होगा। उन चीजों को आपको पब्लिक के लिए डिस्प्ले करना होगा, प्रॉपर रूप से डिस्प्ले करना होगा, उसकी प्रॉपर रूप से जानकारी लोगों को मिले ऐसा वहां रखना होगा। और तीसरा, उसका समय निर्धारण होता है, संग्रहालय से इस समय के लिए खुला रहेगा, देखने के लिए आ सकते हैं, वगैरह वगैरह। सो दीज 3 थिंग्स आर बाइंडेड। फर्स्ट इज, पहला तो है कि पब्लिक को देखने के लिए मिलना चाहिए। आपके घर की चीजें पब्लिक के लिए आप दिखाने के लिए कंपलसरी है क्या? नहीं, आप चाहोगे तो दिखाओ, नहीं तो मत दिखाओ, कोई बात नहीं है, क्योंकि आपका पर्सनल है। सेकंड, आप घर में उसको पेटी में, बॉक्स में कहीं भी रखेंगे, है ना, बट यहाँ ऐसा नहीं है, वो प्रॉपर डिस्प्ले होना चाहिए। तीसरा, जानकारी प्रॉपर रूप से मिलनी चाहिए। दीज आर दी बेसिक टर्म्स। अब उसका पीरियड यानी टाइमिंग निश्चित होना चाहिए, बट कई बार ये वेरिएशन भी हो सकता है टाइमिंग में। और साथ साथ में जो यहाँ एक शब्द यूज किया है, कंजर्व, उसका केयर, ध्यान रखा जाना चाहिए। इट्स नॉट द डंपिंग ग्राउंड, सिर्फ लेके आए और ऐसे ही रख दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका जो है प्रॉपरली कंजर्वेशन, उसका देखभाल होना चाहिए, उसको प्रॉपर रूप से संभालना चाहिए। उसके लिए जो कुछ केमिकल सप्लाई करना होगा, क्लीनिंग करना होगा, वो सभी कार्य हमको करना चाहिए। सो ये एडवर्ड पॉर्टर अलेक्जेंडर का डेफिनेशन है। अब यूके म्यूजियम एसोसिएशन ने एक डेफिनेशन किया है, एक्सप्लोर म्यूजियम एनेबल पीपल टू एक्सप्लोर कलेक्शंस फॉर इंस्पायरेशन। उनको प्रेरणा मिलनी चाहिए, लर्निंग, सीखने के लिए मिलना चाहिए, एंजॉयमेंट, खुशी भी मिलनी चाहिए। Nowadays, our heritage places and the museums, we all the students and sorry to say but all the public, आजकल हम क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं, बट हम लोग इंस्पायरेशन नहीं लेते हैं। लर्निंग, सीखना जो है वो लगभग भूल जाते हैं। अगर ऐसा सीखना अगर हम शुरू रखते तो बहुत कुछ अच्छा सीख लेते। They are institutions that collect, safeguard and make accessible artifacts and specimens which they hold in trust for society. याद रखना है, ये समाज के लिए है,
ये समाज का विश्वास है हमारे ऊपर, इसलिए हमने इसको रखा हुआ है, हम उसके ट्रस्टीज है, बट इट्स नॉट माई ओन प्रॉपर्टी। लाइक मेरे पीछे भी जो म्यूजियम आपको दिखाई दे रहा है, ये मैंने बनाया हुआ संग्रहालय है, बट ये समाज के लिए है, मैं उसका पर्सनल ऐसा नहीं बोलता हूँ। मेरे पास भी ऐसी चीजें हैं, इस अभी मैं जहाँ बैठा हूँ उसका कीमत 429 करोड़ रुपए है, जब वैल्यूएशन किया गया था, अब तो उससे भी ज्यादा हो गया, बट टिल देन वी नेवर से दैट इट्स माय पर्सनल, क्योंकि ये समाज के लिए रखा हुआ है, इट्स अ सोसाइटल। सो एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका ने जो डेफिनेशन बताया है, इंस्टीट्यूशन विच डेडिकेटेड टू प्रिजर्विंग एंड इंटरप्रेटिंग। इंटरप्रेटिंग क्या है? ठीक तरह से जानकारी देना है, चीजों के बारे में ठीक तरह से बोलना है, जो महत्वपूर्ण है किसके लिए? ह्यूमन काइंड एंड द एनवायरमेंट, समग्र मानव जाति प्रजाति के लिए और प्रकृति के लिए भी जो उपयोगी है उसको। इन इट्स प्रिजर्विंग ऑफ दिस प्राइमरी एविडेंस, म्यूजियम डिफर्स मार्केटली फ्रॉम द लाइब्रेरी। अब ये शब्द बहुत जरूरी है कि हमारे जो ग्रंथालय है उससे संग्रहालय अलग है। क्यों? क्योंकि किताबों, लाइब्रेरी में किताबें मिलती है, बट किताबें उसको भी हम क्या बोलते हैं? ग्रंथालय बोलते हैं ना, ग्रंथालय, संग्रहालय, ग्रंथालय। ग्रंथों का संग्रह जहां है वो भी एक तरह का म्यूजियम हो सकता है, बट कंटेंट को विजुअलाइज नहीं हुआ है ना, इसलिए थोड़ा समझना है। विथ विच इट हैज ऑफन बीन कंपेयर्ड फॉर द आइटम्स हाउस्ड इन अ म्यूजियम आर मेनली यूनिक एंड कॉन्स्टिट्यूट द रॉ मटेरियल ऑफ स्टडी एंड रिसर्च। अब ये यहाँ पर एक जो वर्ड यूज किया है, मेनली यूनिक, लाइब्रेरी में किसी भी तरह की किताबें हो सकती है, किसी भी तरह की, ऐसा मैं कह रहा हूँ, बट म्यूजियम में किसी भी तरह की चीजें हो सकती है ऐसा नहीं। इट मस्ट बी मेनली यूनिक, यूनिक चीजें होनी चाहिए। जैसे हमारे संग्रहालय में आए तो कौन कौन सी यूनिक चीजें हैं हम तुरंत बता सकते हैं। उसी तरह से कहीं भी जाते हैं तो कुछ भी कचरा रास्ते से और रोड से उठा के लेके आए और रखे, ऐसा नहीं चलेगा। सो इट्स मेनली यूनिक। तो ये बातों को हमको ध्यान रखना है, और जिसका अध्ययन और संशोधन करना, अनुसंधान करना, रिसर्च करना, ये पर्पज होना चाहिए। अब अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री ने जो डेफिनेशन किया है, एन इंस्टीट्यूशन डिवोटेड टू द प्रोक्यूरमेंट, केयर, स्टडी एंड डिस्प्ले ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ लास्टिंग इंटरेस्ट और वैल्यू। अभी एक जनरल और बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है जो किसी को भी सहजता से समझ में आ सकता है। मैं यहाँ पर गया था, जब मैं अमेरिका में म्यूजियम बनाने के लिए गया था न्यू जर्सी में, तब मैं यहाँ पर विजिट किया था। बिल्डिंग वेयर ऑब्जेक्ट्स ऑफ हिस्टोरिकल, साइंटिफिक और आर्टिस्टिक इंटरेस्ट आर केप्ट। बहुत सिंपल डेफिनेशन कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने बताया। एक ऐसी वास्तु, ऐसी इमारत जहां पर ऐतिहासिक, वैज्ञानिक और कलात्मक रुचि के साधन जो है रखे जाते हैं, ऐसा हम शब्द प्रयोग यहाँ करते हैं। उसके बाद में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम, विश्व की सबसे बड़ी ऐसी संस्था जो संग्रहालय के क्षेत्र के लिए काम करती है। विश्व की सबसे बड़ी ऐसी संस्था जो संग्रहालय क्षेत्र के लिए काम करती है। संग्रहालय क्षेत्र में, संग्रहालय क्षेत्र के लिए जो भी चाहे यूज कर लीजिए, साथ साथ में कई सारे अदर फील्ड्स को भी उन्होंने कनेक्ट किया है। अब म्यूजियम इज अ नॉन प्रॉफिट परमानेंट इंस्टीट्यूशन इन द सर्विस ऑफ सोसाइटी। अब ये बहुत जरूरी शब्द है। संग्रहालय एक ऐसी संस्था है जो नॉन प्रॉफिट, यानी बहुत ज्यादा कुछ कमाना है इस उद्देश्य से नहीं, थोड़ा बहुत कमा सकते हैं फॉर आपका जो मेंटेनेंस वगैरह है उसके लिए प्रॉपर थोड़ा ये हो जाए, इतना आप कमा सकते हो, बट बहुत ज्यादा ग्रीड के हिसाब से नहीं। अब वो डिपेंड करता है। परमानेंट इंस्टीट्यूशन एक ऐसा, एक कायम स्वरूपी, एक परमानेंट इंस्टीट्यूशन जो समाज की सेवा के लिए एंड इट्स डेवलपमेंट, और उसके डेवलपमेंट, विकास के लिए, उत्थान के लिए, open to the public, which acquires, conserves, research, communicates and exhibits the tangible and intangible heritage of humanity and its environment for the purpose of education, study and enjoyment। काफी शब्दों को मिला करके एक अच्छा डेफिनेशन जो है 2007 में इंटरनेशनल काउंसिल का जो कॉन्फ्रेंस होता है उसके, इसमें उन्होंने इसको दिया हुआ है। अब ये डेफिनेशन को 2013 में, उसके बाद में 2024 में कुछ थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है, बाद में हम उसको देखेंगे। महात्मा गांधी जी ने एक डेफिनेशन किया है संग्रहालयों का, उसका शब्द उन्होंने यूज किया था प्रदर्शनियां, विशेष तौर पर ग्राम प्रदर्शनियां। एन एग्जीबिशन शुड बी अ मीडियम ऑफ एजुकेशन, वो शिक्षा का एक माध्यम होना चाहिए। प्रदर्शनियां शिक्षा का एक माध्यम होनी चाहिए। शुड बी अट्रैक्टिव, वो जो है अट्रैक्टिव होनी चाहिए, जिसका आकर्षण हो, ऐसे होनी चाहिए। एंड शुड बी सच एज टू इन्फ्लुएंस इन द विलेजर द इंपल्स टू टेक टू सम इंडस्ट्री और द अदर। कोई अगर वहां आता है तो उसको ऐसा लगना चाहिए कि मैं एटलीस्ट कोई एक अच्छी बात, एक हुनर जो है
यहाँ से सीख कर जाऊं, ऐसा ये होना चाहिए, ऐसी प्रदर्शनियां बननी चाहिए, ऐसा महात्मा गांधी का डेफिनेशन उनके पंचायत राज नाम की किताब में जो है पेज नंबर 55 पैराग्राफ नंबर 3 फर्स्ट लाइन में उन्होंने इसके बारे में लिखा हुआ है। देन भारत का सबसे एक ऐसी एक जगह है जिसका नाम है विलेज ऑफ बुक्स। ये कौन सा गांव है आपको ढूंढ निकालना है। दिस इज क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। इंडियाज फर्स्ट विलेज ऑफ बुक्स ये कौन सा है, ये आप लोगों को ढूंढना है और आप लोगों को जवाब लिखना है। आपके नोट्स में लास्ट में आप इसका जवाब लिखेंगे और भेजेंगे, क्योंकि सबके नोट्स चेक होंगे। और ये ऐसा उसी गांव का दृश्य है। देन अभी हम एक लेटेस्ट डिफ्यूजन नॉलेज जिसके बारे में हम बात करते हैं कि 2019 में एक डेफिनेशन बताया था, म्यूजियम्स आर this democratizing inclusive of polyphonic spaces for critical dialogue about the past and the future। क्या है ये लोकशाही मार्ग जिसको हम बोलते हैं ना, हमारा सभी जो लोकशाही चल रहा है, सो डेमोक्रेसी हम लोगों ने यूज किया है। इंक्लूसिव भी चाहिए, पॉलीफोनिक स्पेसेस चाहिए। किसके लिए चाहिए ये सब कुछ? ये चाहिए हमारा जो भूतकाल जो था, जो बीता हुआ क्षण और आज का वर्तमान आने वाले भविष्य के साथ एक प्रॉपर रूप से डायलॉग होना चाहिए। फॉर व्हाट? एक्नॉलेजिंग एंड एड्रेसिंग द कॉन्फ्लिक्ट्स एंड चैलेंजेस ऑफ द प्रेजेंट। वर्तमान में जो समस्याएं हैं उसको सुलझाने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए हम अपने अतीत से कुछ सीखना है और आने वाले भविष्य को कुछ अच्छा देना है। इसके लिए संग्रहालय होने चाहिए। दे होल्ड आर्टिफैक्ट्स एंड स्पेसिमेंस इंटरेस्ट फॉर सोसाइटी। ये हमको समझना है। बट क्या सच में ऐसा होता है? किसी संग्रहालय के द्वारा ऐसे प्रयास किए जाते हैं कि चलो भाई हमारे कुल्लू में एक म्यूजियम ऐसा है कि जो कुल्लू की समस्याएं क्या है उसके ऊपर बात करेगा। देहरादून में कुछ ऐसा एक म्यूजियम है कि जो वहां के जो है समस्याओं को समझेगा और उसके लिए काम करेगा। इज देयर एनी सच म्यूजियम? अगर है ऐसा कोई तो कृपया बताइएगा। मगर हाँ, मैं बता सकता हूँ ऐसा कोई म्यूजियम है क्या, क्योंकि 8 साल में उस म्यूजियम का प्रमुख के रूप में काम किया हूँ। उसके बारे में बाद में आ ही जाएगा। बाद में ये जो लिखा हुआ है नीचे, डाइवर्स मेमोरीज फॉर फ्यूचर जनरेशंस एंड गारंटी ऑफ व्हाट? इक्वल राइट्स एंड इक्वल एक्सेस टू हेरिटेज फॉर ऑल पीपल। इज इट ट्रू? लाइब्रेरी में तो ऐसा होता है कि हमारे कॉलेज की लाइब्रेरी में अगर हमारे कॉलेज के बच्चे छोड़ दिए तो बाहर का कोई अगर आ जाए तो उसको हम अलाउ करते हैं क्या? लाइब्रेरी इज अ पब्लिक स्पेस, नो? बट आर वी अलाउ रियली? मैं हमारे कॉलेज की लाइब्रेरी बोल रहा हूँ, बाकी सभी लाइब्रेरीज के लिए बोल रहा हूँ। मेंबरशिप रहे बगैर हम किसी को अलाउ ही नहीं करते हैं। क्यों भाई? ये सोसाइटी के, समाज के पैसों पर अगर बना हुआ है, कोई अध्ययन करना चाहते हैं, आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस रखिएगा जरूर, वहीं बैठकर पढ़े वगैरह वगैरह जो भी है, इट्स ओके। उसको कुछ हार्मफुल नहीं होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं करना चाहिए। आप अपनी आंखों के सामने उसको बिठाइए भले, बट अवेलेबल करवा के देना ये हमारा जिम्मेदारी है। बिकॉज वी होल्ड दैट आर्टिफैक्ट्स एंड स्पेसिमेंस जो समाज ने हमको दिए हैं, समाज के पैसे से हमने लिए हैं। ये याद रखना बहुत जरूरी है। अगर वो समाज के लिए नहीं है, उनको इक्वल एक्सेस नहीं है, किसी का रिकमेंडेशन लेटर लेके आओ। क्यों? म्यूजियम में जाते हैं, अगर किसी रिसर्चर को अगर कुछ चीज चाहिए तो बोलते हैं किसी का रिकमेंडेशन लेके आओ। वाई रिकमेंडेशन नीड? क्योंकि मैं भी एक समाज का हिस्सा हूं और मैं एक रिसर्चर हूं। हाँ, रिसर्चर का जो भी लेटर है, जो भी है, वो जरूर मांगेगा। आपका कुछ ना कुछ आप जरूर रखिएगा, एटलीस्ट आधार कार्ड रखिएगा। मैं कुछ नहीं, मैं एक स्टूडेंट हूं तो कुछ रखिएगा, वो दे दीजिए भले वहां पे कहीं से भी हो। बस आपकी लाइब्रेरी में ये किताब है, मैं देखना चाहता हूँ, अध्ययन करना चाहता हूँ, उसको दे दीजिएगा। वो भी आपके लिए हमेशा कृतज्ञ रहेगा, उसको भी एक भाव रहेगा, एक उसके याद में रहेगा कि आपने हमें मदद की थी। सो संग्रहालयों का भी यही उद्देश्य होना चाहिए कि उन्होंने जो भी चीजें रखी हुई है ये समाज के लिए है, रिसर्च के लिए है। ये अगर नहीं होता है तो उसके खिलाफ आवाज उठाना भी हमारा अधिकार है, इसे पक्का याद रखना है। दे आर पार्टिसिपेटरी एंड ट्रांसपेरेंट होना चाहिए एंड वर्क इन एक्टिव पार्टनरशिप विथ एंड फॉर डाइवर्स कम्युनिटीज। अब कितने संग्रहालय ऐसे हैं कि जो समाज के साथ जुड़ के काम करें। जाके चीजें तो ले लेते हैं समाज से, दे दीजिए भाई, हमें दीजिए बोल के मांग के लेके आते हैं, बट आफ्टर दैट व्हाट? उसके बाद क्या होता है? उसके बाद के एक्टिविटीज के लिए समाज को जोड़ लेते हैं क्या? अगर नहीं जोड़ते हैं तो जोड़ना चाहिए, ये यहाँ से सीखना है। लास्ट में इतना ही बोलना है, exhibit and enhance understandings of the world aiming to contribute to human dignity। मनुष्य की प्रतिष्ठा को बढ़ावा, अपार्ट फ्रॉम ऑल कास्ट एंड रिलीजन, सभी जाति और धर्मों के परे जाकर के हम मनुष्य को जो है
वो महत्व देना चाहिए, मनुष्यता को महत्व देना चाहिए। यहाँ ऐसा है कि आज भी हमारे समाज में किसी बहन को या किसी बेटी को आज भी सुरक्षा महसूस नहीं होती है। क्या हमारा पुरुषत्व है? हमें शर्म आनी चाहिए कि अगर हमारी माँ बहन आज भी अगर सुरक्षित रूप से अगर समाज में घूम नहीं सकती है, यानी रात होते है तो बेटियों को पहले घर में आना चाहिए, लड़के जो है कुछ भी करते, ऐसा नहीं। ह्यूमन डिग्निटी भाई, सभी के लिए हमें जो है समानता प्रदान करनी। सोशल जस्टिस, इसमें भी दूसरा बात और एक इम्पोर्टेंट है, जाति और धर्म के आधार पर भी मनुष्य को मत देखिएगा कृपया। जंगल का प्राणी भी जो है वो एक आराम से ये कर सकता है, बट हम लोग जो है मनुष्य को इस घृणा भाव से देखता है, ऐसा नहीं हो। ग्लोबल इक्वालिटी एंड प्लेनेटरी वेलबींग, सभी का कल्याण हो। हम वसुधैव कुटुंबकम की प्रार्थना करते हैं ना, हम सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना करते हैं ना, सबका कल्याण हो ये हम प्रार्थना करते हैं। बट सब में जो है, क्या हमारी माता बहन नहीं है? क्या हमारी अन्य जाति धर्म के नहीं है? सभी है ना। सो प्लैनेटरी वेलबींग, वसुधैव कुटुंबकम की प्रार्थना के साथ संग्रहालय, ये 17 सस्टेनेबल गोल जो है, एसडीजी जिसको हम बोलते हैं, जिसे हमारे यूनेस्को ने बताया, उसके साथ चलने का संग्रहालयों का प्रयास होना चाहिए। ये डेफिनेशन ऐड किया गया था 21-22 जुलाई 2019 को, तो इसको याद रखना है। कैसे ये हो सकता है, उसके लिए एक छोटा सा ये बनाया हुआ है यहाँ पर। उसके बाद उसका इंक्लूसिव माने मीनिंग क्या है, उसका इंक्लूसिव एजुकेशन कैसे होना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा बताया है। ये सारी चीजें जो एक दूसरे से कनेक्टेड है, पॉलीफोनिक है। अभी ये थोड़ा देखिएगा, यहाँ पर देख करके क्या आप बता सकते हैं कि ये सभी लोग क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं हमें समझ में नहीं आता है, बट सब मिलकर के कुछ कर रहे हैं। लेट अस वर्क टुगेदर अपार्ट फ्रॉम कास्ट एंड रिलीजन। कौन किस जाति का है, धर्म का है, कुछ पता चलता है क्या ये देख करके? नहीं ना, बट सब मिलकर के कुछ कर रहे हैं। सो वी सेफगार्ड, हम लोग सुरक्षित करेंगे उन चीजों को कि जो समाज के लिए भविष्य में कुछ काम आएगी। हम मिल करके उसको जो है संभालेंगे, ये प्रण होना चाहिए। और संग्रहालय का भी ये दायित्व होना चाहिए, सभी जाति धर्म महिला पुरुष सबके परे जाकर के जो है लो कास्ट या गरीब है रईस है, इन सबसे परे जाकर के जो है हम सभी इक्वल है, ये समझ करके अगर चलेंगे तो समाज भी आपके साथ खड़ा रहेगा। ये अनुभव हमें है, क्योंकि हमने हमारी एक्टिविटी के लिए लोगों से मांग की थी और 1 महीने में लोगों ने हमें 6.5 करोड़ रुपए दान में दिए थे। ये बता रहा हूँ इतना आत्मविश्वास के साथ, क्योंकि हम भी उसी तरह से समाज के साथ हमारा बिहेव होना चाहिए। So it's a critical dialogue about the past and futures, acknowledging and addressing the conflicts and the challenges of the वर्तमान की समस्याएं क्या है? 3 ही वर्तमान की मूलभूत समस्याएं, याद रखिएगा, 3 ही समस्याएं मूलभूत है, बाकी सारी समस्याएं जो है वो लॉजिकल है। फर्स्ट इज शुद्ध हवा मिलनी चाहिए, शुद्ध हवा, अच्छी एयर जो है फ्रेश मिलना चाहिए, पोल्यूशन नहीं। गाड़ियां, हर एक को गाड़ी चाहिए, माँ बाप से लड़ लड़ के गाड़ियां खरीद लेंगे, बट क्या हम पोल्यूशन को दूर रखने के लिए कुछ प्रयास करेंगे? कुछ एटलीस्ट हम पब्लिक व्हीकल का क्या हम यूज कर सकेंगे? जाइएगा सिंगापुर जैसे, इसमें पता चल जाएगा कि कितना वहां पर रूल कैसे है, क्यों है। दूसरा है कि शुद्ध पानी पीने के लिए मिलना चाहिए, बोतल का खरीदा हुआ पानी शुद्ध होता है ये दिमाग से निकाल दीजिएगा। शुद्ध पानी पीने के लिए मिलना चाहिए। और तीसरा, अच्छा और सकस आहार जो है, अच्छा आहार हमको मिलना चाहिए। अच्छा आहार में ये फास्ट फूड, ये ऐसा मैं नहीं बोलता हूँ, इसको हटा दीजिएगा कि जो चावल रोटी आप जो घर में खाते हैं, दाल चावल जो खाते हैं, इस तरह का फूड। तो अच्छा अनाज सबको मिलना चाहिए। शुद्ध हवा, शुद्ध पानी और शुद्ध अनाज, अगर ये 3 चीजें जो है वो मिलनी चाहिए, इसके लिए सारा संघर्ष होना चाहिए। बट उसको छोड़ के बाकी सब लड़ाई हो रही है, क्योंकि हम सब लोग जुटे हुए हैं, गाड़ियां ये वो, इतना चाहिए, रोड तोड़ देंगे, जंगल तोड़ देंगे, पहाड़ों को तोड़ देंगे, पोल्यूशन फैलाएंगे, मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें चैलेंजेस क्या है वो पता ही नहीं है। और समग्र शिक्षा पद्धति जो है इस पर बात नहीं कर रही है, बाकी अन्य चीजों पर बात कर रही है। इक्वालिटी तब आएगी ना जब हम लोग हार्मनी बिटवीन द ह्यूमन एंड द हार्मनी बिटवीन द ह्यूमन एंड द नेचर, मनुष्य का मनुष्य के साथ प्रेम और मनुष्य का प्रकृति के साथ प्रेम जो है वो सबसे बड़े है। बट इस मूल्य को भूल करके बाकी सब याद रखते हैं। सी द पीपल्स, लोग कैसा पानी पी रहे हैं, ये नौबत अगर आप पर आएगी तो क्या हो जाएगा? पता चलेगा ना उस दिन, जो मैं कह रहा हूं वो सत्य है या झूठ है। मगर हाँ, आएगी, सबकी बारी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि जिस तेजी से हम लोग सब गंदा करने पर तुले पड़े हैं, नदियां तो स्वच्छ रही ही नहीं, बल्कि जहां हो वहां हम गंदगी फैलाते जा रहे हैं। तो ये बारी आएगी, चाहे जितने वाटर फिल्टर लगा लो, याद रखिएगा
अगर आपके गटर का पानी गंगा में अगर मिल रहा है तो आपको शुद्ध पानी मिलेगा, ये छोड़ दीजिएगा। पर कमाया हुआ सारा पैसा हॉस्पिटल के लिए डालना ही पड़ेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कई साल पहले भी ये बोल के रखा हुआ है कि हे वैद्यराज तुम यमराज सहोदरः, यमराज हरति प्राणम तम हरति प्राणम च धनम तथा। यम सिर्फ प्राण ले जाता है, बट वैद्यराज हमारा प्राण के साथ धन भी ले जाता है। और हम सब कमा किसके लिए रहे? वो वैद्यराज, वो डॉक्टर के डालने के लिए। अगर शुद्ध पानी पी ले, शुद्ध अनाज खा ले, हाँ, समय पर उठे, समय पर सो जाए, ये सब अगर हमारा जीवन शैली प्राकृतिक बने तो क्या हो जाएगा? शुद्ध हवा अगर मिले तो हम हेल्दी रह पाएंगे। सो हंगर की अगर बात करते हैं, आज भी हमारे पूरे विश्व में जब हम लोग पेट भर खाना खा के, मैं माफी मांगता हूँ, और फेंक दे करके, कुछ होते हैं बच्चे ऐसे कि थाली में जो खाना है उसे फेंक देते हैं। कहीं शादी में जाते, प्रोग्राम में जाते, स्कूल कॉलेज में भी प्रोग्राम रहते तो आधा लेते हैं, आधा फेंक देते हैं। क्षमा मांगता हूं मैं आप सभी से अगर मैं गलत हूं तो, मगर कृपा करके ऐसे फेंकिए मत, क्योंकि एक किसान को कितनी मेहनत करनी पड़ती है हम सबको पता है। और हम जब पेट भर के खाते उस समय पूरे विश्व में 6 बच्चे भूखे पेट सोते हैं, इसको भी याद रखिएगा। सो हमारा फेंका हुआ हर निवाला हमारी ही मौत का जो है वो पैगाम है। आने वाली इसमें जो है, नेपाल में जो इंसिडेंट हुआ ऐसे नहीं हुआ है, ऐसे कई इंसिडेंट्स होते रहेंगे। आने वाली इसमें संघर्ष अगर होगा तो इसी में होगा कि जो फेंक रहे हैं और जिनके पास कुछ नहीं है, संघर्ष इन्हीं में होगा। और इसके लिए जिम्मेदार नहीं बनना है तो हमें हमारी कर्तव्य, हमारा ड्यूटी जो है उसको बखूबी समझना पड़ेगा। सो एक बच्चा जब पेट भर के खा के सोता है, उस समय 6 बच्चे अगर भूखे सो रहे, तो हमको इतना ही याद रखना है कि अनाज फेंकना नहीं है। चाहे जो पेट भर खाइए आप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ पेट भर नहीं खाना, आप खाइए अच्छे से, बट फेंकिए मत, बस इतनी प्रार्थना है। A free and equal world is possible, but only if we all stand together. ये सब तभी हो सकता है जब हम सब साथ में मिलके खड़े होंगे। हमारी माँ, बहनें और हमारे सारे जो भी जाति धर्म सभी दोस्त, आप में युवाओं में एक बहुत अच्छी बात है, बहुत एक अच्छी ताकत है कि हम दोस्त है। वी आर द फ्रेंड्स, वी आर द फ्रेंड्स अपार्ट फ्रॉम ऑल थिंग्स। हम अपनी सारी इसको स्वार्थ को हम भूल जाते हैं, हवस को भी भूलना है, हैवानियत को भूल देना है। हमारे अंदर एक कभी कभी वो जाग उठता है ना, उसको भूल जाइएगा। फॉरगेट योर ईगोज एंड कम टुगेदर फॉर दिस। दिस इज व्हाट द ड्यूटी ऑफ ऑल, नॉट ओनली द म्यूजियम्स। सो बट वी शुड नीड टू बी डेवलप द म्यूजियम्स फॉर टू गिव सच मैसेजेस। एक छोटे बच्चे के डेफिनेशन में बताता हूँ। अभी बड़े बड़े विद्वानों की ये आइडिया सुन लिए ना, उनकी कंसेप्ट सुन लिए, डेफिनेशन देखिए। एक ओमकार नागराजन नाम का 7वीं क्लास का बच्चा लिखता है, आई ड्रीम ऑफ अ म्यूजियम which exhibits my childhood memories, the small and beautiful yet valuable time spent with grandparents, parents, teacher and friends. मैं उन ऐसे संग्रहालय की संकल्पना करता हूं जहां मैं अपनी बचपन की उन यादों को, छोटी सी और सुंदर यादें जो समय मैंने बिताया था अपने दादाजी के साथ, अपने दादी माँ के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने गुरुजनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि उन्हीं यादों ने, those memories which carry your soul and mold your being, आज जो कुछ भी हम हैं वो उनकी वजह से है। The most treasured heirlooms are the sweet memories of family and friends. I would love to cherish these memories which will never come back once again. हमारा बचपन फिर लौट नहीं आएगा। अगर आपके अंदर वो बच्चा जिंदा है आज भी, इनोसेंस अपने अंदर का सारा जो भी हवस जो है ना, उसको अगर बाजू में रखेंगे, वो बच्चा हम कभी भी जिंदा रख सकते हैं। छोटे बच्चों के साथ छोटे बच्चे की तरह जब हम जीना सीखते, खेलना सीखते, जैसे दादी माँ और दादाजी अपने पोते के साथ खेलते, उतना वही बच्चों का इनोसेंस अगर हमारे अंदर है। क्योंकि बच्चे लड़ तो लेते हैं, बट 5 मिनट में वो लड़ना झगड़ना भूल करके फिर गले मिल जाते हैं। क्या हम ऐसे बन सकते हैं? वो नफरत का, वो द्वेष का जो आंधी, जो तूफान हमारे अंदर फैला हुआ है, क्या उसको बाजू में रख के हम इस तरह से मिल सकते हैं? सो उन मेमोरीज को जिन्होंने हमारी आत्मा को बनाया है, एक इंसान बना रहे, ह्यूमैनिटी बनी रहे, इसके लिए जो यादें है उसको संजोए रखना है। ऐसे संग्रहालय की मैं कल्पना करता हूँ। एक 7वीं क्लास का बच्चा हमें सिखा रहा है। ये डेफिनेशन से फोटोग्राफ्स मैंने लिए थे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय म्यूजियम जो है हमारे मुंबई का, वहां से। वहां पर बच्चों को बताया गया था कि आप क्या सोचते हैं म्यूजियम के बारे में, आप लिखिएगा, और उसी को एज इट इज उस म्यूजियम में रखा गया है। वहां से ये मैंने लिया। एक 6th क्लास की बड़ी लड़की है, क्रेया महाजन, उसने क्या लिखा है, आई वुड लाइक टू हैव अ मेक बिलीव आइलैंड इनसाइड द म्यूजियम where kids can dress up and put on a show with puppets based on famous tales from all over the world, including from Shakespeare tales, Indian and Russian folk tales. It could inspire the writers and actors in them. देखिएगा, हम लोग तो बॉर्डर की बात रखे हैं, यानी
हम बोलते हैं कि हमें भारतीय होने पर गर्व है, मुझे भी गर्व है, उतना ही गर्व है, बट कभी सीमाओं को लांघो थोड़ा थोड़ा और ज्यादा, क्योंकि हम वसुधैव कुटुंबकम की बात कर, जगत विश्व कल्याण की कामना करने वाले लोग हैं ना, तो हमारे भारत से बाहर भी एक ऐसा जगह है, दुनिया है, जहां अच्छे अच्छे लोग हैं। भारत के लोगों के साथ विश्व में जो भी है, यानी कृणवंतो विश्व आर्यम, जो जो अच्छा है विश्व में वो सब हम सीखने का प्रयास करेंगे। तो ये बच्ची लिखती है, मैं एक ऐसे संग्रहालय की कल्पना करती हूँ जहां पर बच्चों को इस तरह से ड्रेसेस कर करके वो अपना जो है एक ऐसे आए कि जो उनके अंदर के उस लेखक को जगाए। बट आर वी रेस्पेक्ट फॉर द पोएट्स एंड द राइटर्स? क्या हम ऐसे कवियों को, ऐसे लेखकों को सम्मानित करते हैं? पहले तो उसका है कि उसको 2 वक्त की रोटी मिलना मुश्किल हो जाता है। कलाकारों को आज भी 2 वक्त की रोटी मिलना मुश्किल हो जाता है, मगर हमें उनका रेस्पेक्ट करना चाहिए। और बच्चों के अंदर का वो राइटर, वो एक्टर जो है उसको प्रमोट करे, ऐसे संग्रहालय की मैं कल्पना करती हूँ। ये लड़की लिख रही है, इट वुड बी सच ए नाइस आइडिया टू हैव अ घोस्ट कैसल। आगे और भी कुछ लिख रही है, एंड सी स्केलेटन्स एंड, ये क्यों? क्योंकि बच्चों के अंदर वो कल्पनाएं हैं, परिकल्पना ऐसा शब्द प्रयोग, कुछ अद्भुत है ना, यानी समथिंग वंडर, कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग, ऐसा वो सोच रही है। तीसरी क्लास का एक लड़का लिख रहा है, अनुराग डमाले नाम का एक लड़का, तीसरी क्लास का बच्चा, वो लिखता है, एक म्यूजियम ऐसी जगह है जहां हम प्री हिस्टोरिक एंसेंट एंड साइंटिफिक चीजों को देखना चाहते हैं। व्हेन आई ग्रो अप आई विल बिल्ड अ म्यूजियम। देखिएगा, ये बच्चा बोल रहा है, मैं बड़ा हो जाऊंगा तब एक ऐसा संग्रहालय बनाऊंगा विच विल हैव यूनिक एंड अमेजिंग थिंग्स। यूनिक एंड अमेजिंग, याद रख, इट विल बी डायनासोर शेप्ड। उसका कहना है वो डायनासोर के शेप का होना चाहिए। एक सिंगल लाइन जो है ना इस बच्चे का, उसने मेरी सोच को हिला के रख दिया। क्यों? मैं भी पहले ऐसे सोचता था, एक बिल्डिंग बनाएंगे, उस बिल्डिंग के अंदर ऐसा ऐसा म्यूजियम बनाएंगे, ऐसा। यानी आज भी यही हो रहा है हमारे देश में, 99% म्यूजियम ऐसे ही है। जनरल बिल्डिंग्स बना लेते हैं, उसके अंदर म्यूजियम बना लेते हैं। नो, म्यूजियम सम उसका बिल्डिंग ही ऐसा होना चाहिए जो अट्रैक्टिव होना चाहिए। इस बच्चे ने हमको सिखा दिया। उसके बाद मैंने जितने भी संग्रहालय बनाए, मैंने भारत में 12 और भारत के बाहर 55 म्यूजियम बनाए, वो सभी म्यूजियम फिर हमने इस सोच से बनाए हैं। अभी मैं जहां बैठा हूं ये भी एक जनरल बिल्डिंग, बट ये रेंट से है। हमारा जो नया बनने वाला है उसका पूरा डिजाइन प्लान मैंने बना के रखा हुआ है। सो वो 300 एकड़ जमीन पर 600 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जिसका एज अ डायरेक्टर के रूप में मैं काम कर रहा हूँ। सो कहना यह है कि बच्चे हमें वो सिखा देते हैं कि क्या होना चाहिए। Its entrance will be a giant jaw since it's a dinosaur-shaped museum. The first section will be about dinosaurs. The most amazing part will be dino robots. See, dino robots who will come to children and introduce themselves. Shh. Don't tell the children that they are robots. देखिएगा, यानी एक रोबोट ऐसे आएंगे, डायनो रोबोट आएंगे और बच्चों को जानकारी देंगे। ये काल से परे, यानी हमसे कितना आगे जाकर के छोटे छोटे बच्चे सोचते हैं। तीसरी कक्षा का एक बच्चा ये हमें बता रहा है। 8वीं कक्षा की एक लड़की बताती है, पृथु नाम की, देयर विल बी अ स्पेस म्यूजियम विच विल इन्वॉल्व साइंस एक्सपेरिमेंटेशन। एक स्पेस म्यूजियम होना चाहिए जहां पर जो है इस तरह के साइंस एक्सपेरिमेंट्स हमको देखने मिलने चाहिए। किड्स विल बी वेलकम टू मेक एंड फ्लाई देयर ओन एयरप्लेन्स। बच्चों को अपने खुद के प्लेन बनाना और उसको उड़ाना जो है उसके लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। लुक थ्रू अ रियल टेलीस्कोप विद एस्ट्रोनॉमी एक्सपर्ट, टेक इन अ शो एट द प्लैनेटोरियम, क्लाइम इन एन एयरक्राफ्ट, वॉच एन आईमैक्स और राइड सिमुलेटर। ये कितना आगे का सोचते हैं 8वीं कक्षा की लड़की या तीसरी कक्षा का एक लड़का। यानी हम ऐसे संग्रहालय बनाएं। क्या हमारे समग्र हिमाचल में कोई ऐसा संग्रहालय है कि जहां पर कोई बच्चा जाकर के अपना खुद का एरोप्लेन बनाने का उसको प्रेरणा मिले, उसको वहां वो मटेरियल मिले? नॉट ओनली मैं हिमाचल की बात कर रहा हूं, मैं तो पूरे उत्तराखंड या हम भारत की अगर बात करें तो क्या कोई ऐसा संग्रहालय है? मगर हाँ, कोई ऐसा भी ऐसा है कि जहां पर इस तरह से प्रेरणा दे रहा है। कौन दे रहा है, कहाँ दे रहे, हम सीखते जाएंगे आगे। रिया बर्मन नाम के 8वीं कक्षा की एक लड़की यहाँ पर लिखती है, वुमन हैव ऑलवेज बीन द बैकबोन ऑफ आवर सोसाइटी। महिलाएं जो है हमेशा इस समाज की एक बैकबोन बनकर रही है, रीढ़ की हड्डी बनकर रही है, बट अनफॉर्चुनेटली हैव बीन सप्रेस्ड बाय मेन। ये 8वीं कक्षा की लड़की लिख रही है। कुछ तो भी उसने देखा होगा ना, कुछ तो भी अनुभव किया होगा ना अपने घर में, जब जाकर समाज में क्या हो रहा है उसने लिखा हुआ है। देयर इज अ कंटिन्यूअस स्ट्रगल टू प्रूव देमसेल्व्स एंड टू ट्राई एंड स्मैश टू दिस पैट्रियार्कल रोल। ये क्यों हो रहा है? उसको क्यों ये प्रयास करना पड़ रहा है? जितना लड़कों को ये मिलता है उतना ही लड़कियों को क्यों नहीं? कहीं तो कहीं लड़कियों को भी इसके बारे में सोचना चाहिए। हम जो है सिर्फ कैसे ड्रेस पहनना है या कहाँ जाना है, किस समय जाना है, उतना ही उसके लिए अधिकार नहीं चाहिए। नॉट ओनली द राइट्स फॉर दिस बट इक्वली अंडरस्टूड योर राइट्स आल्सो योर रेस्पॉन्सिबिलिटी।
हम जितना अधिकारों की बात करते हैं, उत्तरदायित्व और हमारी जिम्मेदारियों का भी उतना ही एहसास हमको होना चाहिए. So my museum would have been an interactive display dedicated to these bold women who have fought for their rights and deserve to know it. आज भारत में, समग्र इस देश की मैं बात कर रहा हूँ. मैं जिस महाराष्ट्र में बैठा हुआ हूँ, पुणे शहर में 29 म्यूजियम है, मुंबई में 55 म्यूजियम है, महाराष्ट्र में हमारे 250 म्यूजियम है, पूरे भारत में 1833 म्यूजियम्स है. विश्व की बात करें तो 43,000 संग्रहालय अभी तक नोटेड किए जा चुके हैं. बट क्या भारत में एक तो भी ऐसा संग्रहालय है हमारे कि जहां पर हम समग्र मातृ संस्कृति या महिलाओं के, ऐसे जिन्होंने विश्व के लिए कुछ योगदान दिया हुआ है, ऐसे महिलाओं का कोई संग्रहालय है? नो, देयर इज नॉट अ सिंगल म्यूजियम. अगर हो तो कृपया आप मुझे बता देना. और वो बोल रही है, मैं ऐसे संग्रहालयों की कल्पना करती हूँ जिन्होंने ये काम किया है, fought for their rights and deserve to be noticed. Along with our world famous leaders like Rani Lakshmibai, Indira Gandhi, this exhibit could also feature great women such as Amrita Shergill and rebel artist and Shah Banu Begum, an advocate for Muslim women's rights and many more. In this era of artificial intelligence, देखिएगा बच्चे कितना आगे है हमसे. In this era of artificial intelligence, visitors should have the opportunity to have a discussion with them in a 2D or 3D virtual environment. क्या हम लोग तैयार है 3D क्या होता है उसको बनाने के लिए? क्या हमारे संग्रहालय के जितने विशारद आजकल लोग हैं, आज भी हम फिजिकल में ही फंसे हुए, हम आज भी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रमोट नहीं करें. सो ट्रेडिशंस के साथ अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को कनेक्ट किया जाना चाहिए, जब जाकर के वो हमारे आज के वर्तमान में सुसंवाद, प्रॉपर कम्युनिकेशन हो सकेगा. आगे दया रवि नाम का लड़का 7वीं कक्षा का, वो लिख रहा है, आर्टिस्ट, पॉलिटिशियंस, हिस्टोरियंस, ऐसे लोगों की कथाएं, कहानियां वहां होनी चाहिए. स्टोरीज ऑफ कल्चर्स एंड इंपॉर्टेंट इवेंट्स, ये होना चाहिए. और जो हमें सिखाएगी किसके लिए आगे, अ चाइल्ड और टीन शुड टेल दी स्टोरीज इन स्पेशल सेशंस एज दे आर वंस हु ट्रूली नो how to put it across to their counterparts in a way that does not dumb the story down, but actually makes important details interesting and appealing to kids' minds. We can also show period of the past from a child's point of view. आज जितना भी हम इतिहास की व्याख्या करते हैं, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, एंसेंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न, बच्चों को समझ में आता है क्या ये भाषा? हाँ, हम जो बोल रहे हैं समझ में आता है. म्यूजियम में कई बार ऐसे शब्द होते हैं जो बच्चों को कुछ भी समझ में नहीं आता. क्या उन बच्चों की दृष्टि से हम संग्रहालयों का डिजाइन करते हैं? बाल संग्रहालय जो चिल्ड्रंस म्यूजियम से आज भी हमारे देश में 18 म्यूजियम है लगभग, क्या वो संग्रहालय आज भी हमारे बच्चों की परिभाषा में बच्चों को बता रहे हैं? जो हम कॉमिक्स की भाषा करते हैं, जो हम कार्टून्स की भाषा करते हैं, क्या ऐसे संग्रहालय हम बना सकते हैं? हमें ये बनाने चाहिए, क्योंकि उन बच्चों को ये समझना चाहिए, क्योंकि संग्रहालयों में आने वाले जो विजिटर होते हैं उसमें 80% बच्चे होते हैं, 80%. बट आज भी संग्रहालयों की परिभाषा, जो पैनल जो लगे होते हैं ना, उसकी भाषा बच्चों को समझे ऐसे नहीं होती है. ये जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद भी इतने म्यूजियम डिजाइन किए हैं. एक आलिया तंबवाला नाम की 5वीं कक्षा की बच्चा बता रही है, लड़की बता रही है, खिलौनों में बच्चों की दुनिया समाई है. कहने के तो वे खेल खिलौने हैं, परंतु उन खिलौनों से बच्चे सीखने सिखाने के साथ साथ अपनी कला का भी प्रदर्शन करते हैं. बचपन में कभी आपने बैल बनाए हैं? हमारे यहाँ एक बैल पोला नाम का एक प्रोग्राम, एक फेस्टिवल होता है, हम बैल बना देते हैं. अभी गणेश फेस्टिवल चला गया, हम लोग घर में जो मिट्टी होती है, खेत से मिट्टी ला करके हम उससे गणेश जी की प्रतिमा बनाते हैं. ये कला है, बट कला के साथ इसका प्रदर्शन भी है ना. इट्स एन आर्ट बट इट्स एन एग्जीबिशन टू, इट्स एन स्किल बट इट्स एन एग्जीबिशन टू. खिलौने क्या है? ये बच्चों की वो सीखने सिखाने की कला है. यानी बड़ा बच्चा छोटे बच्चों को सिखा रहा है, वो आने वाली फिर जनरेशन को सिखाएगा. मैं भी अपनी इस दुनिया को संग्रहालय के रूप में प्रस्तुत करना चाहती हूँ. ये सीखने सिखाने की कला को संग्रहालय के रूप में प्रस्तुत करना चाहती हूँ. आप अच्छा लगोर खेलना जानते हैं क्या? एक के ऊपर एक पत्थर रख के बॉल मार के जो फेंकते हैं, आपका निशान अच्छा होना चाहिए. तीर कमान चलाना जानते हैं क्या? क्रिकेट अच्छा खेल सकते हैं क्या? ऐसे कितने तो भी खिलौने हैं. मेरी भी एक बेटी जो मानसी चंदनकर, अभी वो 7th क्लास में है, 6th क्लास में जब थी उसने इसके ऊपर एक किताब लिखी हुई है. 6th क्लास की लड़की ने एंसेंट इंडियन स्पोर्ट्स एंड गेम्स, इस नाम से एक किताब उसने लिखी हुई है. तो बच्चों के पास इतनी ये यादें, क्योंकि मेरे पास लगभग 500 खिलौने, वो आगे जो बता रही है, कुछ आधुनिक समय के तो कुछ पुराने मेरे नानी और दादी के दिए हुए. क्या आपके पास है ऐसे? है तो थोड़ा हम बाद में सोचेंगे, इसके बारे में बात करेंगे. अभी मैं इसको रोकता हूं. अगर कुछ क्वेश्चन हो, कुछ प्रश्न हो तो उसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये सेशन आगे चलता रहेगा. इसमें क्षमा करना, एक लास्ट में एक छोटा सा डेफिनेशन, लास्ट वाला एक रह गया, उतना ही बताता हूँ. दीपांजलि मौर्य नाम की 8वीं कक्षा की लड़की लिखती है,
वहाँ आगे शुरुआत तो बहुत उसने इंटरेस्ट किया है, बट आगे का लास्ट लाइन सिर्फ मैं पढ़ता हूँ। और वहाँ बच्चों को संग्रहालय के अंदर पर्यावरण की जानकारी हासिल करने के लिए ढेर सारे पेड़ पौधे और वनस्पतियां भी होनी चाहिए। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो इसके लिए इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम ने एक नया कंसेप्ट लाया, उसका नाम है ओपन एयर म्यूजियम, ओपन स्काई म्यूजियम, ओपन एयर म्यूजियम। उसको भी समझना जरूरी है। संग्रहालय में क्या आपके कॉलेज में एक ऐसा हम संग्रहालय बना सकते हैं कि हमारे आसपास कौन कौन सी वनस्पतियां हैं, क्या है, बॉटनिस्ट्स को लेकर के, किसी अच्छे वनस्पति शास्त्रज्ञ जो है उनसे साथ मिलकर के हमारे बच्चे अपने गांव में, हमारे घर के आसपास में जो वनस्पति है उसकी जानकारी देने वाला एक ऐसा भी कुछ बना सकते हैं कि इसके लिए बहुत जगह नहीं चाहिए। आपके क्लासरूम्स को आप संग्रहालय में परिवर्तित कर सकते हैं। जहां तक आपका हाथ नहीं पहुंचता है उसके ऊपर की जगह जो है हम उसके लिए यूज कर सकते हैं। मैं ये जानबूझकर शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, हाथ नहीं पहुंचता है। क्यों? क्योंकि आप अच्छा बनाओगे, मुझे पता नहीं आगे आने वाला कौन होगा, उसको शायद वो फाड़ सकता है, तोड़ सकता है। हम निर्माण करने वाले हैं, विनाश करने वाले नहीं, मिटाने वाले नहीं। हमको कुछ अच्छा बनाना है ना। सो बना कर जाएंगे, आने वाली जनरेशन को शायद उससे कुछ फायदा हो सके। सो ऐसे कुछ संग्रहालय हमें बनाने चाहिए। ये बच्चे हमें इसके लिए इंस्पायरेशन दे रहे हैं। सो वेरी हम्बली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। अगर कुछ सवाल हो तो कृपया आप पूछ सकते हैं। अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं चैट बॉक्स के द्वारा, या उधर से आप जो है साउंड ऑन करके, जो भी मुझे पता नहीं क्लास में कोई प्रोफेसर अगर बैठे, साउंड ऑन करके आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस, मोस्ट वेलकम। दीदी ने यहाँ लिखा हुआ है बॉक्स में कि सीमाओं को लांघो। हाँ सही बात है, क्योंकि इसके लिए एक बहुत अच्छा सॉन्ग भी है। मैं आपकी तरह ही मैं बहुत फिल्में भी देखता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ मैं आज भी छोटा सा बच्चा हूँ, तो बहुत सारे मैं भी फिल्में देखता हूँ। बट मेरे साथ कोई दूसरा फिल्म नहीं देख सकता है, क्योंकि मैं फिल्म भगाते भगाते देखता हूँ। एक बहुत सुंदर गीत है कि कुदरत ने हमको बख्शा था हंसी जहां, और हमने क्या कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर डाला तूने इंसान। सो हमने उसको टुकड़े कर दिया, कहीं पे रशिया, कहीं पे यूरोप, कहीं पे पाकिस्तान। क्षमा करना, बट इन सबसे परे जाकर के जो है हम प्रकृति को और मनुष्य को जो है प्रेम के दृष्टि से देखें। बस इतनी प्रार्थना करता हूँ। कुछ प्रश्न हो तो कृपया पूछिएगा, क्योंकि लास्ट में हमेशा 10 मिनट्स हमारे इसमें क्वेश्चन आंसर के लिए होने चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। इफ एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू म्यूजियम डेफिनेशंस। किसी का क्वेश्चन है बच्चों, प्लीज? नहीं है कोई क्वेश्चन? गुड आफ्टरनून ऑल। मुझे लगता है कि आवाज आ रही है मैम, चारू मैम? जी आ रही है। यस सर, यस सर। मुझे लगता है कि विद्यार्थियों के क्वेश्चन नहीं आए अभी तक कोई भी। अगर आएगा तो हम बीच में पूछ लेंगे। आज के स्रोत वक्ता के रूप में हमारे बीच में अभी तक आपने सुना श्री भुजंग राव बोबड़े जी को, जो कि डायरेक्टर है हेरिटेज फाउंडेशन, जिनके साथ हमारा हाल ही में MOU हुआ है। सबसे पहले मैं महाविद्यालय पनासा पूरे परिवार की तरफ से मैं सर आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने अपने किस तरह के बिजी शेड्यूल में जो हमारे लिए अपना कीमती समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड मैं अपने महाविद्यालय की प्राचार्य महोदय डॉक्टर पुरसेमलता जी, डॉक्टर चारू आलूवालिया जी एंड सभी फैकल्टी मेंबर्स का और पूरे सभी स्टूडेंट्स का जो अभी 1 घंटे से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और इसके अलावा जो बाहर से भी जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे वो अध्यापक प्राध्यापक हो, उन सभी का मैं एक बार धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे साथ जुड़े रहे। आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। हमारी यह कार्यशाला जो है अगले 7 दिनों तक चलती रहेगी। और आप, जैसा कि सर ने अभी तक आपको म्यूजियम, आज जो बेसिक आपको इंट्रोडक्शन दिया, म्यूजियम क्या होता है, या म्यूजियम की क्या डेफिनेशन हो सकती है, या हम किस तरह से म्यूजियम सेटअप कर सकते हैं, या हम किस किस तरह के म्यूजियम्स होते हैं, किन किन आर्टिफैक्ट्स को हम जो है म्यूजियम में रख सकते हैं, ये तमाम जानकारी जो है आपके बीच में आज बोबड़े सर ने जो है आपके बीच में साझा की। तो एक बार सर आप सबका धन्यवाद। अब हम कल मिलेंगे इसी समय। अगर किसी का भी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स की तरफ से, या जो हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं, तो वो अपना क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। हाउस आपके लिए ओपन है, प्लीज। कृष्ण सर, एक करेक्शन है ना, कल नहीं हम शायद जुड़ पाएंगे।
क्योंकि कल छुट्टी रहेगी यहाँ पर। तो हाँ जी मैम। बोबड़े सर, हाँ जी, भुजंग सर, हम फिर मिलेंगे वेंसडे को अपना। तो जी ठीक है वेंसडे को 1:30 to 2:30 यही टाइम रहेगा। जी ठीक है ठीक, थैंक यू सर। ठीक है, आप सभी का भी बहुत बहुत आभार। फिर मिलेंगे। ये रिकॉर्डिंग भी मैं साझा करूंगा, जो अनुपस्थित रहे उनके लिए उसका शायद उपयोग होगा। सो आपका सभी का धन्यवाद। प्रणाम। थैंक यू सर। पकड़ जाओ।